बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस टॉपिक से मुतल्लिका सबसे पहले तो हम इसका ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके टाइम वैल्यू है क्या, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि रैशनल्स ऑफ टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ये क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी होता है टाइम प्रेफरेंस हमारे लिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस जो है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, उस चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी रीज़न्स जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम जो है टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी जो है उसके हवाले से हम देखते हैं। टेक्निक्स फॉर एस्टिमेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसकी क्या टेक्निक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को समराइज करेंगे और इम्पोर्टेंट ग्लॉसरीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, one of the limitation of profit maximization is ignoring time value of money। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो है हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एट द सेम टाइम इट डज नॉट कंसीडर द मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ अर्निंग्स। सेम टाइम के ऊपर जो है हम जो अर्निंग के हवाले से हमारा जो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम कंसीडर नहीं करते। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग्स दैट आर अकर इन डिफरेंट ईयर्स। क्या होता है कि मुख्तलिफ जो सालों के अंदर हमें जो अर्निंग होती है उसके हवाले से जो हम डिफरेंस हमें जानना चाहिए वो हम इग्नोर कर देते हैं और उसको डिफरेंस को हम समझते नहीं हैं। To overcome the limitation of profit maximization, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हवाले से जो उसकी लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए फर्म्स कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फर्म्स जो होती हैं उनका जो मकसद होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। Most of the financial decisions such as investment decisions, financing decisions and dividend decisions involve cash flows, inflow, outflow occurring in different time periods। ठीक है कि जो हम मुख्तलिफ किस्म के जो डिसीजंस लेते हैं, जो हमारी डे टू डे जो बिज़नेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके हवाले से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिका हों, चाहे वो फाइनेंसिंग से मुतल्लिका हों, चाहे वो डिविडेंड से मुतल्लिका हों, उनके अंदर टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि उस चीज़ को अगर हम इग्नोर करें तो बिज़नेस को एक एक ठीक ठाक किस्म का जो है वो लॉस फेस करने को मिल सकता है। Firm can maximize wealth only when it is able to recognize the time value of money and risk। कि फर्म जो हैं वो अपनी वेल्थ को तभी वो मैक्सिमाइज कर सकती हैं कि अगर वो अपने जो टाइम फैक्टर है, मनी की जो वैल्यू है उसकी, उसके अंदर जो टाइमिंग का जो फैक्टर है उसको जो है वो रिकग्नाइज करें और उससे मुतल्लिका जो रिस्क फैक्टर हैं उनको जो है वो रिकग्नाइज करें। अब ये टाइम फैक्टर जो है ये है क्या चीज़, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके समझते हैं। कहता है जी,
There is need to understand the tool of compounding and discounting which require in most of the financial decisions. अब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाके समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या चीज़। कहता अ रुपी विच इज़ रिसीव्ड टुडे, एक ऐसा रुपया जो आपको आज वसूल होता है, इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी रिसीवेबल इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि जो पैसे आपको आज वसूल होंगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनकी वर्थ ज़्यादा होती है बजाय के उन पैसों के जो आपको फ्यूचर में जाकर रिसीव होंगे। One of the limitations of profit maximization, it does not consider the time value and importance of early profit। ठीक है, कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एक लिमिटेशन है, यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम जो है चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम ये देखें कि टाइम वैल्यू उसकी वो और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अर्ली प्रॉफिट्स के हवाले से क्या है। ठीक है, द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड अर्लियर period can be reinvested and it can earn an additional amount। ठीक है ना, यानी कि जो पैसे आपको आज मिल जाएं वो आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा उनसे सरमाया कारी कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं और उससे आप मज़ीद एडिशनल अमाउंट जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एक रुपी जो है वो अगर आपको आज मिलता है, आप उसको री इन्वेस्ट करके मज़ीद उससे अर्निंग इंटरेस्ट जो है वो आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से जो पैसा आपको आज मिलेगा उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बजाय के उस रुपया के जो कि आपको फ्यूचर में मिलता है। ठीक है, टाइम वैल्यू इज डिफाइंड एज, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो कहता है द वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ मनी ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि ये क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि ड्राइव की जाती है, अख्ज़ की जाती है फ्रॉम द यूज ऑफ मनी, के मनी को इस्तेमाल करते हुए ओवर अ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जब हम किसी जगह पे कुछ सरमायाकारी करें या दोबारा री इन्वेस्टमेंट करें उसके हवाले से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ठीक है, कि जो पैसा आपको आज मिलेगा उसकी वर्थ जो है वो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से मुख्तलिफ होगी। द प्रेफरेंस for money now as compared to future money is known as time preference of money। ठीक है, कि जो प्रेफरेंस आज आप पैसे को दोगे वो फ्यूचर में आपको जो पैसे को अगर को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा तो इस चीज़ को हम जो कहते हैं वो कहते हैं टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। ठीक है, अब रैशनल ऑफ टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, इसके पीछे हिकमत क्या है कि हम क्यों जो है वो टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, आज मिलने वाले पैसे को अहमियत देते हैं बजाय के फ्यूचर में मिलने वाले ज़्यादा पैसों को भी हम बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, इसके पीछे पूरे सेट के पीछे क्या चीज़ है, कहता financial decisions hinge on the fact that the value of 1 rupee today is not equal to the value of 1 rupee at the end of 1 year or at the end of second year। In other words, we cannot assume that the value of rupee remains the same। ठीक है, ये बहुत important factor है, remains the same। क्या वजह होती है कि जो पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे
उस टाइम पे उनके ऊपर इन्फ्लेशन रेट जो है वो असरअंदाज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे डे टू डे बेसिस के ऊपर महंगाई होती है, और जिस चीज़ की कीमत आज अगर 100 रुपये है तो वही चीज़ जो है वो आपको फ्यूचर में 500 रुपये में या उससे भी ज़्यादा, या हो सकता है उससे कम पैसों में थोड़ी मिल रही हो। लेकिन जो सी चीज़ आपको जिस रेट पे आज मिल रही है वो फ्यूचर में उस रेट पे नहीं मिलती। डे टू डे बेसिस के ऊपर कीमतें बढ़ रही होती हैं, प्राइजेस बढ़ रही होती हैं, तो जिसकी वजह से जिस चीज़ को जो पैसा आपको आज मिल रहा है उसकी वर्थ ज़्यादा है बजाय के फ्यूचर में मिलने वाले पैसे के। ठीक है, इस वजह से कीमतें चूँकि सेम नहीं रहती, उसकी वर्थ सेम नहीं रहती उस रुपया की। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम का जो फैक्टर है पैसे के अंदर, हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के अंदर असरअंदाज होता है। ठीक है, डे टू डे बेसिस के ऊपर कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, परचेजिंग पावर हमेशा हमारी कम हो जाती है और हमें हाई परचेजिंग पावर के ऊपर जाकर चीज़ें फ्यूचर में ख़रीदनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जो चीज़ आज 1 रुपया में मिलती है वो हो सकता है फ्यूचर में 1 रुपया में ना अवेलेबल हो, वो आपको ज़्यादा पैसों में अवेलेबल होगी। इस वजह से आज का 1 रुपया फ्यूचर में मिलने वाले 2 या 10 रुपए से बेहतर हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी ये एक बहुत कह लें कि इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है कि फ्यूचर में आपके साथ में क्या होना है, वो एक अनप्रडिक्टेबल जो सिचुएशन होती है। ठीक है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी पाई जाती है, और उसकी वजह से, उस अनसर्टेनिटी की वजह से आप जो है कोई भी एक सही जजमेंट जो है वो नहीं लगा सकते, सही जज नहीं कर सकते फ्यूचर को, और फ्यूचर के हवाले से आप सही प्लानिंग भी एग्जैक्ट नहीं आप कर सकते। ठीक है, अब अगर प्लानिंग नहीं आप कर सकते तो ज़ाहिरी बात है कि आप अपने बिजनेस को उस अंदाज से ग्रो भी नहीं कर सकते। बिजनेस की एक्सपेंशन, बिजनेस के हवाले से डिसीजन मेकिंग, रिस्क फैक्टर, तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आज हमें जो पैसे मिल रहे होते हैं हम उसको तरजीह देते हैं। तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। ठीक है, मौजूदा अनसर्टन एक सिचुएशन तो पाई जाती है, इन्फ्लेशन भी पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारी जो कंजम्पशन होती है वो भी फ्यूचर के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि आप जो है, जो आज आप जिस तरीके से कंज्यूम करेंगे फ्यूचर में हो सकता है वो चीज़ उसकी जो है वो आप उस अंदाज से उसको ना कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से दे डू नॉट विश टू सेव फॉर द फ्यूचर बाय curtailing करंट कंजम्पशन। ठीक है, कि हमें अपनी जो मौजूदा जो कंजम्पशन होती है उसके ऊपर हम जो है फोकस करते हुए टाइम फैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से हम अब इस फैक्टर को हम जो है वो अपने जहन में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैक्टर है कि अगर आज आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और री इन्वेस्टमेंट से आप जो है वो एक कह लें कि रियल रिटर्न जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो आप री इन्वेस्टमेंट करके मुख्तलिफ किस्म का जो है वो प्रॉफिट यील्ड जो है वो अर्न करते हैं। ठीक है, as such a financial manager, any business concern cannot ignore the concept of time value। ठीक है, कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो कभी भी टाइम फैक्टर को इग्नोर नहीं करता। ठीक है,
अब ये पीछे जो हमने डिस्कशन की है उससे एक सिग्निफिकेंस जो है वो इसकी जाहिर होती है। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो टाइम फैक्टर है ये बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो अपना रोल प्ले करता है। कहता है द रिकग्निशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बिकॉज most of the financial decisions such as acquisition of assets, procurement of funds, affect firm's cash flow and different times periods जो हैं वो हमारे इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। हमने मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स को परचेज करना, फंड्स को परचेज करना, ये तमाम जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से इन चीज़ों को हम जो है वो देखते हैं। ठीक है। For example, if fixed asset is purchased, it will require an immediate cash outlay and will affect cash flows during many future periods. ठीक है कि आप जब एक फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो तो उससे आपका कैश जो है वो उसका आउटफ्लो होता है और ये आउटफ्लो जो है ये इफेक्ट करता है आपके बहुत सारे फ्यूचर के जो पीरियड्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आप जहन में बिठाएं कि यहाँ पर जो पीछे हमने इसकी इम्पोर्टेंस में जो चीज़ डिस्कस की है उसमें हमने इन्फ्लेशन और मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स को डिस्कस किया। ये जो चीज़ें हैं ये सारी ही जो है जब हम कोई एसेट परचेज करेंगे, कोई फंड्स जो है उसको प्रोक्योर करने के हवाले से, तो वहाँ पर जो है ये टाइम फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। ठीक है। अब इसकी जो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको मज़ीद समझें तो जब आप किसी बैंक से कोई फंड्स जो हैं जब आप बोरो करते हो उसको वहाँ से उधार जब आप लेते हो तो इट रिसीव कैश नाउ, वो आपको फौरी तौर पर जो है वो कैश आपको आज की डेट में मिलेगा। इन commits एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड रिटर्न प्रिंसिपल सम इन फ्यूचर। तो फिर क्या होता है कि आपको उसका जो इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो आपको फ्यूचर में पे करनी होती है। अब अगर आप क्या करते हो कि बैंक से बोरो करके उसको उस पैसे को आप री इन्वेस्ट नहीं करते और उससे उतनी अमाउंट से ज़्यादा आप अर्न नहीं करते जो कि आपने फ्यूचर में पे करनी है, तो इट मीन्स यू हैव टू फेस अ लॉस कंडीशन। ठीक है कि इसके अंदर आपको एक लॉस का फैक्टर जो है वो फेस करने को मिलेगा। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि हम कैश का जो फ्लो होता है उसको हम जो है वो देखते हैं कि आज हमें कैश जो है जो पे करना पड़ रहा है उसकी क्या वर्थ है और जो कैश हमें रिसीव हो रहा है उसकी क्या वर्थ है। ठीक है। रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हम तरजीह देते हैं पैसे को आज के हवाले से। एक तो हमें होता है अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर आप आज आपको पैसे अवेलेबल हो जाते हैं तो आपके पास जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। ड्यू टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो कि ये एक रिस्क का फैक्टर जो पीछे हमने डिस्कस किया, ये भी एक वजह होती है कि हम कोशिश होती है कि हमें आज पैसे मिल जाएं और हम उसको आज के डे में सेव करें या आगे फ्यूचर में इसको री इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्फ्लेशनरी कंडीशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है, रीज़न है जिसकी वजह से हम टाइम जो है इसके हवाले से मनी को उसको प्रेफरेंस देते हैं टाइमिंग फैक्टर के वजह से। ठीक है। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ गुड्स कि उसकी जो मौजूदा जो चीज़ों की कंजम्पशन है कमोडिटीज़ के हवाले से या सर्विसेज के हवाले से उसको हम तरजीह देते हैं। इसी वजह से कि आज की डेट में जो आपको उसके बदले में जो चीज़ मिलेगी वो सस्ती या उसके ऊपर जो उसकी जो वर्थ है जो उसकी वैल्यू है वो आपको एक अच्छे रेट के ऊपर मिलेगी बजाय कि जो फ्यूचर में आपको उस चीज़ के हवाले से करना पड़े। ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई अर्जेंसी भी हो सकती है, उस ये फैक्टर भी जो है दरमियान में हमें देखना पड़ता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है हम आगे जाके फ्यूचर में इसको इस टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसको हम जो है दो इसकी टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है।
कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे जाके मज़ीद भी इसकी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दो जो इसकी टेक्निक्स हैं इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आगे फ्यूचर में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसकी टेक्निक में जो चीज़ शामिल है वो है डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या चीज़ है कि हम किसी जो एक 100 रुपया आज हमें मिलता है उसकी हम वर्थ जानते हैं कि ये जो 100 रुपये आज हमें मिल रहा है इसकी फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी क्या वर्थ होगी। ठीक है, इस चीज़ को यानी कि करंट वैल्यू ऑफ एन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड एट द फ्यूचर डेट। ठीक है, कि यानी कि जो पैसा आपको फ्यूचर में रिसीव होगा उसकी आज की डेट में मौजूदा उसकी वैल्यू क्या है। इफ़ वी एक्सपेक्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी आफ्टर सम ईयर्स एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के बाद कुछ सालों बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उनकी आज की डेट में क्या वर्थ है, हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। अब उसका वैल्यूएशन करने का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है। ठीक है, यानी कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ मीन फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, या फ्यूचर पेमेंट डिवाइडेड बाय 1 + i। ठीक है, आई क्या चीज़ है यहाँ पर, डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और इसकी जो आप होल्स जो इसकी पावर है वो आप एक एन से मुराद पीरियड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो उसके पीरियड होगा वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी जो है एप्लीकेशन जो है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे इसको राइट डाउन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंपाउंडिंग और फ्यूचर वैल्यू मेथड। ठीक है, कंपाउंड इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये उसका एक समझ लें कि अपोजिट फैक्टर होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर इज नोन एज कंपाउंडिंग। कि जो चीज़ आपके पास आज है अगर आप उसकी फ्यूचर में कीमत जानना चाहते हैं तो उसके हवाले से हम फ्यूचर वैल्यू मेथड जानते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलनी है उसकी आज की डेट में आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने की आप मेथड कोशिश कैलकुलेशन करते हो। और फ्यूचर वैल्यू मेथड के अंदर आप क्या करते हो कि जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलेगी उसकी आज की डेट में क्या कीमत है वो आप उस चीज़ को आप देखते हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर, यानी कि जो चीज़ आपको आज की डेट में मिल रही है उसकी फ्यूचर में क्या वर्थ है। ठीक है, future value of a sum of money is expected value of that of sum of money invested after in numbers of years at a specific compound rate। ठीक है, कि ये क्या होगा कि आप मखसूस जो पीरियड के हवाले से जब आप उस चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो उसके हवाले से इसकी क्या वर्थ होगी, क्या उसकी वैल्यू होगी। अब प्रेजेंट वैल्यू का अगर आपने फार्मूला समझा होगा तो ये समझ लें उसी के हवाले से, जैसे यहाँ पर जो है हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को बाहर ले रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं 1 + i डिवाइड उसकी पावर जो है पीरियड के ऊपर। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे उसी नेट प्रेजेंट वैल्यू को या प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ में। ठीक है, तो ये इसको वही मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि आप पीछे कहीं मैथमेटिक्स के अंदर जो है चीज़ों को आपने फार्मूले को कन्वर्ट करने के हवाले से आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इन फार्मूलों की हम एप्लीकेशन जो है वो आगे जाकर फ्यूचर जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू बी कंसीडर्ड इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा जो कह ले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, therefore any future decisions to be taken time value of money in terms of present and future। ठीक है,
वैल्यू ऑफ मनी इज़ टू बी डिटरमाइंड, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर जो वैल्यू है किसी भी पैसे की या किसी बॉन्ड शेयर जो भी आपके पास एक आती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई आपके पास अमाउंट भी हो सकती है, उसकी वर्थ को जानने के लिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ग्लॉसरी के अंदर जो है सबसे पहला जो इसमें टर्म है वो है टाइम वैल्यू, एन अमाउंट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबाउट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उसकी जो एक कह ले के एक जो जेनेटिकल उसकी जो वर्थ होती है उस चीज़ को इन्वेस्टर जो होता है उसके ऊपर जो पे करने के लिए जो ऑप्शंस इस्तेमाल करता है उसको हम टाइम वैल्यू के हवाले से लेते हैं। मनी मीन medium of exchange. Discounting mean a process of converting a value received in future time period to an equivalent value received immediately. ठीक है, कि डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में जो है आपको पैसे जो मिलने हैं रिसीव्ड होने हैं आज की डेट में उसको क्या उसकी जो इक्विवेलेंट है वो आप उसको डिस्काउंटिंग के हवाले से लेते हो। डिसीजंस मीन अ चॉइस और जजमेंट आफ्टर थिंकिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज, और अनसर्टेनिटी क्या होता है कि द फ्यूचर इज characterized by uncertainty. Individual business concerns prefer to have current income rather than having the same payment at a later. ठीक है, कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, गैर यकीनी सूरत हाल जो होती है ना, और इसके अंदर जो होता है कि इंडिविजुअल्स या बिजनेस जो मैनेजर्स होते हैं वो आज जो होता है कोई पैसा या कोई अमाउंट या मनी जो उनको आज की डेट में मौजूदा जो पीरियड में जो मिल रही होती है वो उसको तरजीह देते हैं जो कि उनको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है इसके अंदर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने डिस्कस किया, उसके हवाले से चंद बातों को हमने जो है वो उसका ओवरव्यू लिया। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम आगे जाकर इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे टॉपिक्स आगे जाके आएंगे उनके अंदर हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और इनकी एप्लीकेशंस को भी हम इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। इसके जो कमेंट सेक्शन है उसके हवाले से इसकी क्यूरी में आप वो किसी किस्म की क्यूरी जो है वो डिस्कस कर सकता है या सेपरेटली इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कमिंग लेक्चर तक इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।